हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी 500 एमसीक्यूज़ की विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ चल रही है, तो हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग उसी के आगे करेंगे, उसी की प्रैक्टिस हमारी चलेगी और ये आपकी 4th क्लास हो जाएगी। 3 प्रैक्टिस सेट आपके चैनल में पड़े हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग 151 से करेंगे। ओके, अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो और अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, न्यू व्यूअर्स है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चर जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनमें आपकी प्रैक्टिस चल रही है। और विलियम वर्ड्सवर्थ तो आपके सभी एग्जाम्स में है ही। वीडियोज़ को भी लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। ओके, तो आज हम लोग उसी के आगे करेंगे। इसके पहले हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे 151 से स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। So our first question is the poem Michael is set in. Michael poem कहाँ पर set है? A. Greenhead Gill in Grasmere Valley. B. London. C. A village in London. D. A village in Ireland. तो बताइए आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ग्रीन हेड गिल इन ग्रासमेयर वैली। ग्रासमेयर वैली का जो एक ग्रीनलैंड गिल है, यहाँ पर आपका माइकल की सेटिंग है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, ग्रीन हेड गिल इन ग्रासमेयर वैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस। की जो जर्नी थी उनकी फ्रांस की यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ ने अपना अधिक समय कहाँ पर बिताया है? ओके, पेरिस, ऑर्लियंस, कैन, नन। तो बताइए कौन सा क्या आंसर होगा। हियर इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सर, उन्होंने फ्रांस में ज़्यादातर समय ऑर्लियंस में बिताया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज ऑटोबायोग्राफिकल। कौन सी पोएम ऑटोबायोग्राफिकल कही जाती है वर्ड्सवर्थ की? लूसी ग्रे, सोनेट टू ड्यूटी, द प्रील्यूड, नन। प्रील्यूड जो है आपकी वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। प्रील्यूड उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम मानी जाती है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड वर्ड्सवर्थ रिसीव हिज फर्स्ट ऑनरी डिग्री। वर्ड्सवर्थ को उनकी पहली ऑनरी डिग्री उनको उस यूनिवर्सिटी से मिली थी उनको। ऑक्सफोर्ड, डरहम, डबलिन, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, डरहम। ओके, यहाँ पर डरहम यूनिवर्सिटी से उनको उनकी फर्स्ट पूछी जा रही है। फर्स्ट ऑनरी डिग्री जो है उनको डरहम यूनिवर्सिटी से मिली थी। ओके, 1838 में इनको फर्स्ट ऑनरी डिग्री मिली है डरहम यूनिवर्सिटी में से। ओके, ये जो उनको सम्मान के लिए मिली गई थी। When did Wordsworth receive his honorary degree from Durham University? अभी हमने बता दिया कौन सा ईयर है, 1938। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1938 में फर्स्ट उनको डरहम यूनिवर्सिटी से ऑनरी डिग्री उनको मिली है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1838, सॉरी 19 बोला सर, 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस नेचर स्पोक द वर्क वॉज डन इज फ्रॉम। ओके, तो बताइए ये जो लाइन है आपकी कहाँ से ली गई है? दस नेचर स्पोक द वर्क वॉज डन इज फ्रॉम सोनेट टू मिल्टन, ओड टू ड्यूटी, लूसी पोएम्स, नन। तो कहाँ से है ये लाइन आपकी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, लूसी पोएम। नेचर को जीवित शक्ति की तरह यहाँ पर दिखाया है उन्होंने, द नेचर को बोलते हुए दिखाया। तो यहाँ पर वो आपकी लूसी पोएम में इस तरह से आपका दिखाया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, लूसी पोएम्स। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ गेव द चार्म ऑफ नोवेलिटी टू। वर्ड्सवर्थ ने जो चार्म ऑफ नोवेलिटी, नवीनता का जो आकर्षण है, वर्ड्सवर्थ ने किसमें दिया है? सब टाइटल, थिंग्स, एवरीथिंग, एवरीडे थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, नन। तो एवरीडे थिंग्स जो है उनको वर्ड्सवर्थ ने दैनिक जीवन की जो चीज़ें हो गई उनको नवीनता का आकर्षण बनाया था, हमारे चार्म दिया था, आकर्षण बनाया है हमारे वर्ड्सवर्थ ने। ओके, एवरीडे थिंग्स को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देकर उनको आकर्षण का केंद्र बनाया है यहाँ पर एवरीथिंग चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ जनरली चूज फॉर हिज पोइट्री। वर्ड्सवर्थ जो है अपनी कविता के लिए जनरली क्या चुनते हैं, किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, क्या दिखाते हैं? कॉमन मैन एंड रस्टिक लाइफ, रॉयल लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ, नन। तो कॉमन मैन एंड रस्टिक लाइफ तौर पे जो मनुष्यों का साधारण जीवन हो गया और ग्रामीण जीवन के विषय में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उनके वर्क्स में, इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। लो एंड रस्टिक लाइफ या कॉमन मैन लाइफ। ओके, रॉयल लाइफ की जगह लो लाइफ और रस्टिक लाइफ को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन इज,
इन देयर वॉज अ बॉय द चाइल्ड मिमिक्स द साउंड ऑफ। जो एक बॉय है वो चाइल्ड मिमिक्स, जो एक इनके वर्क में एक बॉय है जो कि मिमिक्री कर रहा है, एक लड़का है जो मिमिक्री करता है। किसकी करता है इनमें से? रेवेंस, आउल्स, वॉल्स, फ्रॉग्स। तो आउल्स की आवाज़ निकालता है वो। ओके, आउल्स की आवाज़ निकालता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। इन सिमोन ली द नरेटर हेल्प्स विद। सिमोन ली में जो नरेटर है वो किस कार्य में सहायता करता है? नरेटर है किस चीज़ में सहायता कर रहा है? फाइंडिंग अ डॉग, रिपेयरिंग अ वॉल, सेवरिंग अ टैंगल रूट, कैरिंग वाटर। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। सी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। सेवरिंग टैंगल रूट, जो उलझी हुई जड़ रहती है उसको काटने में हेल्प करता है आपका। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवरिंग टैंकल रूट। चलिए नेक्स्ट वन। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। वर्ड्सवर्थ कहाँ पर जन्म हुआ है? कुकरमाउथ, डबलिन, कैंटरबरी। चलिए तीन ही ऑप्शन बताइए। तो कुकरमाउथ में वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ है। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु वॉज वर्ड्सवर्थ फादर। वर्ड्सवर्थ के पिता का नाम क्या है? जेम्स वर्ड्सवर्थ, फिलिप वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ, टॉम वर्ड्सवर्थ। तो क्या नाम है? जॉन वर्ड्सवर्थ। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। फिर उनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट वन इज हु डाइड व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज 8 ईयर्स ओल्ड। जब वर्ड्सवर्थ 8 साल के थे तो किसकी डेथ हो गई? फादर, एल्डर ब्रदर, मदर, सिस्टर। तो मदर की डेथ हो जाती है। जब वो 8 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है। सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज एट व्हाट एज डिड वर्ड्सवर्थ गो टू कैम्ब्रिज। किस एज में गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ड्सवर्थ? 16, 18, 20, 18। तो 16 की एज में थे तब वर्ड्सवर्थ गए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेयर डिड वर्ड्सवर्थ स्टडी एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में पढ़े हैं? सेंट सिमोन कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, एटन कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट जॉन्स कॉलेज। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। सेंट जॉन कॉलेज में वो पढ़े हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड वर्ड्सवर्थ विजिट फ्रांस। कितनी बार मिले हैं वर्ड्सवर्थ? फ्रांस में गए हैं 3 टाइम्स, ट्वाइस, नेवर, 5 टाइम्स। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्वाइस। ओके, 2 बार गए हैं वहाँ फ्रांस, वो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वॉज एडमिटेड टू हॉक्सशेड स्कूल इन। वर्ड्सवर्थ को हॉक्सशेड स्कूल में कहाँ पर एडमिशन मिला? यॉर्कशायर, हैम्पशायर, लैंकशायर, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, लैंकशायर। ओके, वर्ड्सवर्थ ने एडमिशन लिया हॉक्सशायर स्कूल में, जो कि कहाँ पर था? लैंकशायर में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा, लैंकशायर। चलिए नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट फ्रांस। फर्स्ट विजिट कब थी उनकी फ्रांस की? 1790, 1796, 1780, 1795। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1790। ओके, 1790 में वो फर्स्ट टाइम गए थे फ्रांस। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन वेयर एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस पब्लिश्ड। ये दोनों जो आपके साथ में आए थे कब पब्लिश हुए? 1790, 1793, 1796, 1795। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1793 में। ओके, चलिए आंसर बी इज़ द राइट। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस वॉज इंस्पायर्ड बाई। वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक जीनियस, उनकी जो काव्य प्रतिभा है, किससे प्रेरित हुई है? पोप, किट्स, एस.टी. कॉलरिज, नन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा, एस.टी. कॉलरिज के उनकी पोएटिक जीनियस जो है वो इंस्पायर्ड थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। किस कैटेगरी में आता है है वो किस कैटेगरी में आता है बताइए? तो ये टीजीटी 2016 का क्वेश्चन भी है, बताइए किस कैटेगरी का है? प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी, ओड। तो ये आपका वर्स ट्रेजेडी है, और ये आपका ये आपका प्ले है, ड्रामा है जो उन्होंने लिखा है हमारे वर्ड्सवर्थ ने। ओके, तो ये आपका क्या है? वर्स ट्रेजेडी है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? वर्स ट्रेजेडी है। नेक्स्ट वन इज नेम द फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ 900 पाउंड्स फॉर हिम। नाम बताइए उनका, जो उनके एडमायरर भी थे और वर्ड्सवर्थ के और एक फ्रेंड भी थे, तो उन्होंने जो उनके लिए छोड़ गए 900 पाउंड की लेगेसी। रीजले, कैलवर्ट,
विलियम कैलवर्ट, रॉबर्ट कैलवर्ट, नन ऑफ दीज। तो कौन थे जो उनके एडमायरर भी थे, मित्र थे, जो उनके लिए 900 पाउंड की विरासत दी उन्होंने। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा, रिजली कैलवर्ट। ओके, यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इन साइट। लॉन्ग के अनुसार किसके पास केवल दृष्टि ही नहीं अंतर्दृष्टि भी है। किसने कहा कहा है लॉन्ग ने, किसके लिए कहा है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ के लिए कहा होगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ पढ़ रहे हैं तो कॉमन है। तो ध्यान रखिए, स्टेटमेंट पर फोकस करिए। ही हैज़ नॉट ओनली साइट बट इन साइट। ओके, तो यहाँ हियर इज द करेक्ट आंसर ए, वर्ड्सवर्थ। ए इज द राइट आंसर। ये आपके वर्ड्सवर्थ को लॉन्ग ने कहा है। चलिए नेक्स्ट वन इज माइकल, इसाबेला, ल्यूक एंड ल्यूक आर द कैरेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ पोएम। ये तीनों कैरेक्टर कहाँ पर मिलते हैं देखने को? माइकल ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, द प्रेल्यूड, इंटरनबी। माइकल में ही ये तीनों कैरेक्टर है। तो इसमें माइकल एक ऐसा इंसान है जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझता है, वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है, लंदन वगैरह। तो वहाँ जाकर वो बुरी संगत में फंस जाता है और लौट कर नहीं आता। तो इस तरह कुछ कहानी है। तो तीनों कैरेक्टर आपको माइकल में देखने को मिलते हैं। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु कॉज द इमॉर्टेलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। इमॉर्टेलिटी ओड को हाई मार्क ऑफ पोइट्री किसने कहा है? सैमसन, वॉल्टर एलन, रिकेट, नन। तो किसने कहा है बताइए? सैमसन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैमसन ने कहा है इस चीज़ को, इमॉर्टेलिटी ओड को। ओके, सैमसन ने कहा इमॉर्टेलिटी ओड द हाई वाटर ऑफ पोइट्री कहा है, उच्च शैली की है जो कि इनकी एक पोएम। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर इमॉर्टेलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू। इमॉर्टेलिटी ओड के लिए वर्ड्सवर्थ किससे प्रभावित हुए थे? किसके इससे प्रभावित होकर लिखा है? वॉगन्स द रिट्रीट, शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, नन। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। वॉगन्स द रिट्रीट से उन्होंने इन्फ्लुएंस थे, तो उससे वो प्रभावित थे, तो उससे उन्होंने इमॉर्टेलिटी ओड को लिखा। ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, वॉगन्स द रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट रिटर्न टू नेचुरल लाइफ एज रेमेडी फॉर ह्यूमन सफरिंग्स। मानव दुख के समाधान के रूप में नेचर की तरफ लौटने को किसने सलाह दी है? तो वर्ड्सवर्थ है हमारे। वर्ड्सवर्थ जो नेचर के पोएट थे, उन्होंने नेचर की तरफ आने को कहा है। ओके, दुख पीड़ा को खत्म करने का एक यही साधन है, नेचर की तरफ जाएं। डी करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ ने कहा है द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का ओनली लव सोनेट कौन सा है? ओनली लव सोनेट कहा जाता है वर्ड्सवर्थ का, क्या कौन सा है बताइए? व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट, डियर वाइफ, अ वैलेडिक्शन, नन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट को ये जो है ओनली वन जो है इनका, यहाँ नन ऑफ दीज लिख गया। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। आर्ट, व्हाई आर्ट दाउ साइलेंट। ओके, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज हैप्पी बैरियर कॉमेमोरेट्स द डेथ ऑफ। किसकी डेथ पर जो हैप्पी बैरियर है, किसकी मृत्यु की स्मृति पर लिखा है उन्होंने? हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, लैम्ब, नन। तो ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ की याद पर उन्होंने ये लिखा है हैप्पी बैरियर। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर लॉन्ग सेड अबाउट। ये क्रिटिकल कमेंट से बहुत याद रखना है, तो इस पर ही फोकस करिए। लॉन्ग ने कहा है तो आपको पता ही वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है, क्या कहा है? ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर। लॉन्ग ने, WJ लॉन्ग ने कहा है वर्ड्सवर्थ के लिए। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल बेस में भी रख लिए बीच में। एक 50 क्वेश्चन का हम लेके आएंगे, ओनली कमेंट्स रहेंगे इसमें। क्रिटिकल कमेंट्स जो वर्ड्सवर्थ के लिए किए गए हैं और वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी किए गए हैं, तो उन सबको एक ओनली 50 क्वेश्चन की क्लास अलग से वर्ड्सवर्थ पे उस पर लेकर आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की पहली वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सी है? प्रील्यूड, इंटरनवे, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, नन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है इनकी फर्स्ट इनकी पोइटिक वॉल्यूम था, ये उनका फर्स्ट वॉल्यूम था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉलरिज डाइड इन। कॉलरिज की डेथ कब हुई? 1834, 1835, 1836, 1839। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलरिज जो रोमांटिक और कॉलेज ऑफ वर्ड्सवर्थ की कोलैबोरेशन से आपका लिरिकल बैलेड आया, उसी से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1834 में कॉलेज की डेथ हुई। नेक्स्ट वन इज वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एओलियन हार्प। वर्ड्सवर्थ ने स्वयं की तुलना एओलियन हार्प से कहाँ की है? प्रेल्यूड, इंटरनवे, बोथ, नन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड में उन्होंने
अपनी तुलना एलियन हार्प के से की है। ओके ओके, करेक्ट आंसर ए रहेगा। प्रील्यूड में उन्होंने अपने आप को एलियन हार्प जो होता है एक हवा में खुद स्वतः बजता रहता है, तो उसी तरह अपने आप को वहाँ पर उन्होंने अपने वो कंपेयर किया है कि नेचर का जो प्रेम है उनको, वो उनके अंदर स्वतः ही वो स्फूर्ति आती है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रील्यूड में किया है। नेक्स्ट वन इज लिरिकल बैलेड वेयर एप्रिसिएटेड मोर इन। लिरिकल बैलेड को अधिक जो अप्रिसिएट कहाँ मिला पहले आपको, तो ज़्यादा कहाँ पर मिली? अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, नोवेयर। अमेरिका, एक करेक्ट आंसर ए रहेगा, अमेरिका में। लिरिकल बैलेड को अमेरिका में ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। पहले इंग्लैंड में इसको नहीं समझा, पहले इंग्लैंड में इतना ज़्यादा पहले नहीं फेमस हुआ, पहले ये पॉपुलर हुआ आपके अमेरिका में। इसको पहले एक्सेप्ट किया और लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया, फिर ये अप्रिसिएट हुआ यहाँ पर, फिर बाद में इंग्लैंड में हुआ, तो अमेरिका में ज़्यादा हुआ। ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ, कॉलिंस एंड साउदी आर नोन एज। कैसे जाने जाते हैं तीनों पोएट? नेचर पोएट, रोमांटिक पोएट्स, लेक्स। ओके, तो ये लेक पोएट्स, ये तीनों ही लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, लेक पोएट्स के नाम से जाने जाते थे। ओके, लेक पोएट्स हैं आपके। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रील्यूड इज। प्रील्यूड क्या है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, नन। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कही जाती है, करेक्ट आंसर रहेगा। स्पिरिचुअल बायोग्राफी है आपकी, ऑटोबायोग्राफी है। व्हेन वाज अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन एडेड टू लिरिकल बैलेड। ओके, पोएटिक डिक्शन पर जो अपेंडिक्स है लिरिकल बैलेड में कब जोड़ा गया? अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन ये कब जोड़ा गया लिरिकल बैलेड में? 1800 सेकेंड एडिशन, 1802 थर्ड एडिशन, 1798 फर्स्ट एडिशन, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1802 थर्ड एडिशन। ओके, थर्ड एडिशन 1802 में आपका अपेंडिक्स को जोड़ा गया है, डिक्शन, पोएटिक डिक्शन को 1802 में, थर्ड एडिशन। नेक्स्ट वन इज जॉन कीट्स कॉइन्ड अ फ्रेज इन अ लेटर 27 अक्टूबर 1818 टू डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ जीनियस। दिस फ्रेज इज। ओके, तो बताइए जो जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा के लिए कौन सा फ्रेज है उसको यूज़ किया है अपने एक लेटर 27 अक्टूबर 1818 में? फ्रेज कौन सा है जो क्वाइन किया है उन्होंने? बताइए। सुप्रीम, इगोइस्टिक हीरो, इगोटिस्टिक सबलाइम, इगोटिस्टिक ईगो। पता होगा आपको, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इगोटिस्टिक सबलाइम को आपके जॉन कीट्स ने एक लेटर के थ्रू बात किया था, तो उस वर्ड का क्वाइन किया है, इस फ्रेज को क्वाइन किया है आपके जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने कहा वर्ड्स सेल्फ को पोइट्री में सेंटर बनाते हैं। ओके, तो इस करके इगोटिस्टिकल सबलाइम को आपके क्वाइन किया है जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज विलियम हैजलिट कॉल्स वर्ड्सवर्थ इन माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स। विलियम हैजलिट ने वर्ड्सवर्थ को अपने माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स में क्या कहा है? ऑप्शन है लेस क्वाइंट एंड डॉन कॉक्सोट लाइक, मोर फुलिश दैन डॉन कॉक्सोट, मोर क्वाइंट एंड डॉन कॉक्सोट लाइक, नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर क्वाइंट एंड डॉन कॉक्सोट लाइक। ओके, तो विलियम हैजलिट ने कहा कि थोड़ा आइडियलिस्टिक और थोड़ा पर्सनैलिटी, ये जो है इस तरह के हैं, इस तरह से वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स में कहा है। ओके, इस तरह वर्ड्सवर्थ के लिए। तो करेक्ट आंसर मोर क्वाइंट एंड डॉन कॉक्सोट लाइक, थोड़ा पर्सनैलिटी, थोड़ा आइडियलिस्टिक, इस तरह से करके उन्होंने कहा है आपके वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड बायरन रोट द प्रीफेस ऑफ डॉन जॉन एज अ रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ इंट्रोडक्शन टू। बताइए, लॉर्ड बायरन ने डॉन जॉन की जो आपका इंट्रोडक्शन है इस प्रस्तावना में वर्ड्सवर्थ की किस रचना का विरोध किया है, बताना है। लॉर्ड बायरन रोट द प्रीफेस ऑफ डॉन जॉन एज अ रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ इंट्रोडक्शन टू द थॉर्न, द टिंटरनबी ओड इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, द वर्ड इज टू मच विद अस। करेक्ट आंसर ए रहेगा, द थॉर्न। बायरन ने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ पोएटिक थ्योरी को। लॉर्ड बायरन ने उनके स्टाइल का यहाँ पर मजाक उड़ाया है आपका, उन्होंने इसका विरोध किया है, तो थॉर्न को उनको रिमार्क नहीं रहता है, तो इससे उनकी स्टाइल को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है बायरन ने। वर्ड्सवर्थ हैड पैशंस फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड वॉज सेड बाय। तो किसने कहा है आपका ये स्टेटमेंट? उनके ब्लड में फिक्स है उनका जो पैशन है नेचर के प्रति, वर्ड्सवर्थ के जो ब्लड में जो नेचर के प्रति प्रेम था, ये किसने कहा है? उनके ब्लड में ही नेचर के प्रति है। तो डिकेंसी, लैम्ब,
कॉल्ड इज नन, तो ये डिक्वेंसी का रिमार्क है। ओके, डिक्वेंसी ने कहा है कि उनके नेचर में, उनके खून में ही नेचर बसा है। ए करेक्ट आंसर, डिक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज द प्रिल्यूड ऑल्दो बिगन as early as 1799 and finished in its first versions in 1805 was not published। बताइए, ये आपके 1799 में लिखना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्जन इसका 1805 में लिख गई, एंड पब्लिश कब हुई है बताइए? 1815, 1820, 1830, 1850। करेक्ट आंसर डी रहेगा 1850। आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ प्रेल्यूड वॉज पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन। 150 को ये पब्लिश कराया गया। विच पोएम बिगिंस विद द लाइन, कौन सी पोएम बिगिंस होती है, लाइन स्टार्ट होती है इस लाइन के थ्रू, क्या है? अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। ओके, तो ये जो लाइन है किस कविता की है, कौन सी पोएम स्टार्ट होती है इस लाइन से? टिंटरनबे composed upon Westminster Bridge, the solitary reapers, resolution and independence। तो कौन सी होती है? तो ये आपकी है पोएम बी इज द राइट आंसर, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ओके, पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। लंदन की ब्यूटी का यहाँ पर वर्णन किया गया है, अर्थ इज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। ओके, यहाँ पर लंदन की ब्यूटी का वर्णन किया है उन्होंने, प्रेज किया है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में। ओके, विच फ्रेंच फिलोसफर प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द रोमांटिक पोइट्स? कौन सा फ्रेंच फिलोसफर है जो बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस था रोमांटिक पोइट्स से? ओके, वॉल्टेयर, डेनिस डिड्रॉट, जॉन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो कौन है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। ओके, जीन जैक्स रूसो पर रोमांटिसिज्म का बहुत गहरा प्रभाव था, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा। जीन जैक्स रूसो का रोमांटिसिज्म का बहुत गहरा प्रभाव था और रोमांटिक पोएट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो कि हमारे फ्रेंच फिलोसफर थे। ओके, नेक्स्ट वन इज विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ इंक्लूड्स हिज फेमस लूसीज पोएम? लूसी पोएम आपको बताना है किसमें इंक्लूड है? लिरिकल बैलेड, द एक्सकर्सन, रिक्लूज, द प्रील्यूड। तो करेक्ट आंसर ए रहेगा। लूसी पोएम आपकी जो है लिरिकल बैलेड में है, इंक्लूड है, लिरिकल बैलेड में आपकी लूसीज पोएम है। What is the subtitle of Wordsworth the Prelude? सबटाइटल क्या है प्रील्यूड का? स्टडी इन नेचर, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, एडवेंचर्स ऑफ अ पोएट्स, सॉन्ग्स ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट आंसर बी रहेगा आपका। सबटाइटल है प्रील्यूड का ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, पोएट की मेंटल डेवलपमेंट की स्टोरी है आपकी, तो करेक्ट आंसर बी रहेगा, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। नेक्स्ट वन इज व्हेन द पोएम एक्सकर्सन वॉज रिटेन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक्सकर्सन जो पोएम है कब लिखी गई है? 1814, 1816, 1820, 1808। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1814। 1814 में आपकी एक्सकर्सन को लिखा है। लॉन्ग पोएम थी इनकी, जो कि इन्होंने काफ़ी संशोधन किए हैं इसके 14 में, जो कि आपकी लिखी है एक्सकर्सन। फिलोसफिकल पोएम थी आपकी वर्ड्सवर्थ की 1814 में जो कि आई है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द सेकेंड बुक ऑफ द पोएम रिक्लूज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकेंड बुक कौन सी है रिक्लूज की, जो उनकी अनफिनिश्ड रह गई, उन्होंने नहीं पूरा कर पाया? तो कौन सी पोएम थी सेकेंड बुक जो थी उनकी, कौन सी थी इनमें से? माइकल, ये ट्री एंड द सिम्प्लॉन पास, द एक्सकर्सन, नन। तो एक्सकर्सन जो थी वो रिक्लूज का उनका सेकेंड बुक कही जाती है उनकी, जो एक्सकर्सन उसका सेकेंड पार्ट था। ओके, द एक्सकर्सन इज द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वन इज यहाँ करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। द एक्सकर्सन सेकेंड पार्ट है रिक्लूज का। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोइट लैरोट टू राइट। वर्ड्सवर्थ एक ओनली ऐसे पोइट लैरोट हैं 3 वर्सेज, ओनली 9 वर्सेज, नो ऑफिशियल वर्सेज, ओनली 1 वर्सेज। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो ऑफिशियल वर्सेज। उन्होंने कोई ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा, उन्होंने ऑफिशियल पोइट होते हुए भी उन्होंने उसके ड्यूरिंग कोई भी ऑफिशियल वर्स को नहीं लिखा है। आंसर नो ऑफिशियल वर्सेस हो जाएगा, पोइट लैरोट होते हुए भी कोई ऑफिशियल वर्क नहीं लिखा उन्होंने। नेक्स्ट वन इज इन वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड द बॉय ऑफ विनेंडो इज अफेक्टेड बाय। वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड में जो बॉय ऑफ विनेंडर है वो किससे अफेक्टेड था?
ब्लाइंडनेस, डेफनेस, म्यूटनेस, लेमनेस। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, म्यूटनेस, जो वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड में बॉय ऑफ विनेंडर है, फेमस है ये। तो जो कि लड़का है वो झील के किनारे आउल्स की आवाज़ को की नकल करता है, निकालता है अपने, एंड मिमिक्री करता है, उसे प्रकृति से इको मिलती है। लेकिन एक समय फिर ऐसा भी आता है जब प्रकृति चुप हो जाती है और कोई आवाज़ वापस नहीं आती है, तो वो लड़का भी शांत हो जाता है। तो इस तरह करके इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर म्यूटनेस को दिखा रहे हैं कि वो लड़का शांत हो गया, आउल की आवाज़ इको करके आती थी उसको। तो इस तरह से प्रकृति के लगाव को दिखाया गया है, बॉय ऑफ विनेंडर को, जो आउल्स की मिमिक्री कर लेता था। ओके, तो करेक्ट आंसर म्यूटनेस हो जाएगा, सी राइट आंसर। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, ये हमारे यहाँ हो गए आज के 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने आज। ओके, होप सो आपको क्लियर हुए होंगे, और कितने आपके सही रहे, या आपके रिवीजन प्रैक्टिस चल रही है। होप सो आपको अच्छी चल रही होगी आपकी प्रैक्टिस, कितने सही हो रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब जल्द ही हम पीजीटी के भी आपके प्रैक्टिस सेट को लेके आने वाले हैं। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों की प्रैक्टिस आपकी चल रही है। ओके, अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लासेस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। चलिए फिर मिलते हैं, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।